हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम पंत जी की कविता जो जरो जगत के जीव पद पढ़ रहे थे और इसमें हमने एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था। आज हम दूसरा पढ़ेंगे और इस कविता में मुख्य रूप से जो पंत जी ने बात कही है वो है कि समाज की सड़ी गई जो मान्यताएं हैं उन्हें न छोड़कर नए जो मान्यताएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उन्हें अपना लेना चाहिए। जिस प्रकार उसके लिए उन्होंने वृक्ष का एक उदाहरण दिया है, इसमें लिया है पूरे कविता में कि वृक्ष के माध्यम से वो कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष के पुराने पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं और उसकी जगह जो है नए पत्ते और नई हरियाली जो है जीवन का संचार करते हैं, उसी का यहाँ पर उदाहरण देकर इन्होंने बताया है कि समाज को पुरानी मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके नव जीवन की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे हम पढ़ते हैं कि कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। कविवर पंत कहते हैं जीवन में उल्लास और आनंद की कामना करते हैं और कहते हैं कि वृक्षों के पत्ते झड़ जाने पर वो हड्डियों का ढांचा मात्र दिखाई देते हैं। जैसे अब जब पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं तो वृक्ष क्या है, खाली डालियाँ ऐसा लगता है जैसे खाली कंकाल मात्र जो है वो दिखाई देने लगते हैं और अनुभव होता है कि जैसे सब कुछ जड़ और स्थिर हो गया है। और किंतु इसके पश्चात वसंत के आगमन पर उनमें नई कोपलें फूटने लगती हैं और जिससे हड्डियों के ढांचे से दिखाई देने वाले जो सूखे वृक्ष हैं वो लाल पत्तों से लद जाते हैं। लाल पत्ते इसलिए क्योंकि जब नए नए कोपलें खुलती हैं, वो खिलती हैं जो, तो वो थोड़ी लाल रंग की होती है। नए नए पत्ते जो खिले हुए होते हैं कोपले सी, वो थोड़े लाल रंग के होते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि जो वृक्ष हैं वो लाल पत्तों से लद जाते हैं और उनमें फिर हरियाली का संचार होता है और उसमें फूल लगते हैं और फिर फल आते हैं। अर्थात वृक्षों में जीवन का संचार दृष्टिगत होने के साथ साथ उल्लास का भी संचार होता स्पष्ट दिखाई देता है। या फिर नवल रुधिर पल्लव लाली कि उसमें नए रुधिर और नए पत्तों के माध्यम से उसमें पुनः जो है वो जीवन का संचार होता है। तो इसके माध्यम से कवि जो है पतझड़ और वसंत ऋतु के माध्यम से दो विभिन्न भिन्न जो रूप हैं उनके माध्यम से कवि एक रूपक का सृजन करता है और कहता है कि पुराने पत्तों रूपी सड़ी गली जर्जर अनुपयोगी मान्यताओं, आस्थाओं और जीवन मूल्यों के नष्ट हो जाने पर यह समाज रूपी वृक्ष जो है वो कंकाल जैसा दिखाई देता है। सूखा, प्राणहीन और नीरस शरीर जैसा कंकाल दिखाई देता है और उसमें एक ठहराव सा पसर जाता है जिसमें न कोई उल्लास होता है, न आनंद और न जीवंतता का कोई लक्षण होता है। सब और एक मुर्दा शक्ति सी दिखाई देती है। किंतु कुछ समय पश्चात फिर उसमें नए युग के अनुरूप उपयोगी नए मान्यताओं, आस्थाओं और जीवन मूल्य रूपी नए पत्ते उगाते हैं और उसमें नव जीवन रूपी रक्त का संचार होता है जो मानव समाज को नए उत्साह से भर देता है। अब प्राणों की, इसमें आगे कह रहे हैं कि प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन की मानसर हरियाली। कहते प्राणों की नई चेतना से जीवन जो है वो हरा भरा अर्थात संपन्नता से लहरा उठता है। उसे प्राणों की चेतना द्वारा वो उसमें और हरियाली आ जाती है, जीव की मानसल हरियाली। कहने का क्या मतलब है, कहते हैं कि पतझड़ के उपरांत कंकाल सा सूखा दिखाई देने वाला वृक्ष जैसे नए पत्तों की सघन हरियाली से भरकर पुनः लहलहाने लगता है, उसी प्रकार जीवन में नए उत्साह और आशा का संचार होने से मानव जीवन जो है वो सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो विकास के पथ पर अग्रसर हो जाता है। फिर जिस प्रकार नई लाल कोपलें आने से किसी सूखे वृक्ष पर फिर से बहार आ जाती है, उसी प्रकार प्रकृति के समान ही जीवन में भी चेतना के अंकुर फूटते हैं। मंजरित जीवन में यौवन जगकर जग का पिक मतवाली। कहते हैं कि उसमें जीवन की स्वस्थ परंपरा और सरलता के कारण प्राणों में नई कोमल भावनाओं का जन्म होता है और ये जो भाव होता है, एक मिनट, इसमें यहीं तक है जीवन की मानसल हरियाली, यहीं तक हाँ अभी पढ़ रहे हैं कि जो जीवन की जो मानसल जो जीवन में जो हरियाली है वो नई जो उसमें चेतना के अंकुर प्रस्फुटित हो रहे हैं उससे उसी से उनका जन्म होता है। और ये जो भाव हैं जो नई प्राणों की वजह से, नई भावनाओं की वजह से जो भाव वे अभिव्यक्त हो रहे हैं, ये संपूर्ण जीवन के विश्व के जीवन में गूंज उठते हैं और जहाँ जड़ता और निस्तब्धता व्याप्त होती है वह वहाँ पर फिर से प्राण शक्ति का प्रेरक संगीत जो है वो ध्वनित हो उठता है
और चारों ओर आनंद और उल्लास छा जाता है। इसलिए हे जगत के जीर्ण शीर्ण पत्रों, तुम्हें समाज रूपी वृक्षों से जड़कर स्वयं को समाप्त करना ही होगा। तभी सब और चेतना, उल्लास, आनंद और नवीन जीवन मूल्यों की स्थापना हो सकेगी। तो कहने का मतलब यही है कि इसमें नव जीवन के निर्माण की यहाँ पे कामना की गई है, और कह रहे हैं कि पंथ कि इसमें केवल जो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि संपूर्ण जगत के प्रति उनका जो कल्याण कामना करता हुआ कवि का उपदेश दिया है, उसमें कोई आलोचना नहीं है। शुद्ध आत्माभिव्यक्ति रूप से निजी विश्वासों को ही वाणी दी गई है। कह रहे हैं कि जीर्ण पत्र जो भी हैं, जो भी वृक्ष रूपी समाज के जो जीर्ण मान्यताएं हैं, विश्वास हैं, उन्हें अब टूटकर गिर जाना चाहिए। उनका अब इस समाज में कोई उपयोग नहीं रह गया है। नए जो व्यवस्थाएं हैं, नई मान्यताएं हैं, वो नए वृक्ष की नए कोपलों के समान जीवन को फिर से हरियाली से भर देगी। जिस प्रकार जो जीर्ण शीर्ण पत्र हैं, उससे वृक्ष जो है वो उल्लासहीन दिखाई देता है, जीवन रहित दिखाई देता है, उसी प्रकार जो समाज भी जो है वो पुरानी मान्यताओं से जो है वो उल्लासहीन और जीवन रहित दिखाई देता है। इसीलिए समाज को भी नए पत्तों के समान अपने जीवन में नए उल्लास और जीवन का संचार करना चाहिए और नई मान्यताओं व्यवस्थाओं को अपनाना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि मंजरित विश्व में यौवन के जग का पिक मतवाली। कवि अपनी आस्था और विश्वास की अभिव्यक्ति करता हुआ कहता है कि पतझड़ के बाद पुराने जीर्ण पत्रों के झड़ जाने पर जब वसंत ऋतु में वृक्षों के नए घने पत्तों के बीच मंजरियाँ लगती हैं, फूल खिलते हैं, तब उस मादक, मोहक और स्वस्थ वातावरण में कोयल मतवाली हो जाती है। ये पिक जो है वो कोयल को कहा जाता है कि जो कोयल है वो मतवाली हो जाती है और अपनी मादक प्रेम भरी कूक द्वारा एक नए युग के आने का, उन मंजरियों में फल लगने का संदेश जो है वो चारों ओर फैलाती है, जिसे सुनकर सारा संसार जो है वो नवयुग के आगमन के कारण आनंद से भरकर मदमत होकर झूम उठता है। अब आगे क्या कह रहे हैं, कहने का मतलब क्या है कि जिससे जगत के ये वृक्ष के जब पुराने पत्ते झड़ेंगे तभी इसमें नई कोपलें आएंगी, नए फल लगेंगे, जिससे जो है जो उसकी जो मादक जो प्रेम भरा वातावरण है, उससे जो कोयल है वो मतवाली होकर उन मंजरियों के, उन नए युग के आने के संदेश जो है वो चारों ओर प्रस्तावित करेगी, फैलाती है उसे। और इसमें ये कह रहे हैं कि सड़ी गली जो पुरानी मान्यताएं हैं, इसी प्रकार उन्होंने समाज का भी उदाहरण दिया है। मतलब जो वृक्ष के माध्यम से समाज को कहना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि सड़ी गली जो पुरानी अप्रासंगिक और अनुपयोगी मान्यताओं को ढोते हुए इस युग में जीवन का संचार होगा। उसमें नए युग के अनुरूप नवीन मान्यताओं और जीवन मूल्यों, नए पत्तों की सघन हरियाली छा जाएगी। मतलब जो भी पुरानी सड़ी गली जो मान्यताएं हैं, उसे छोड़कर ही इस युग में जीवन का संचार संभव हो सकता है और नए युग के अनुरूप ही में नए पत्तों जो नवीन जो मान्यताएं हैं, जीवन मूल्य रूपी जो नए पत्तों की सघनता है, उसकी सघन हरियाली छा जाएगी और एक नए आशा भरे स्वस्थ युग का आरंभ होगा। समाज के कोकिल रूप कविगण इस नए स्वस्थ वातावरण से प्रेरित होकर निर्माण के स्वस्थ प्रेरणादायक गीतों से उस वातावरण को गुंजरित कर समाज में यौवन की, नवजीवन की और जीवन के नए संगीत की रागनी गा उठेंगे। निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नए युग की प्याली। कहते हैं कि जो समाज आनंद और उल्लास से भर उठेगा, वो ऐसा लगेगा जैसे किसी मतवाली साकी ने अपनी अमर प्रेम की स्वरों रूपी मदिरा से उसकी प्याली भर दी हो। अर्थात जिस प्रकार प्रियतमा के हाथ से मदिरा भरी प्याली पीकर प्रेमी जो है नई शक्ति और स्फूर्ति से भर उठता है, उसी प्रकार ये नया युग, नया समाज प्राण शक्ति से उद्वेलित होकर आगे बढ़ सकेगा। तो मुख्य रूप से इसमें एक ही बात यहाँ पर पंत जी कहते हैं कि पुरानी मान्यताओं को छोड़कर आगे बढ़ना ही समाज के लिए श्रेयस्कर है। उसमें हरियाली का संचार इसी से होगा, जीवन का संचार भी इसी से होगा। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कोयल का कि भाई एक जो
नए वातावरण का में जो कवि रूपी जो कोयल है, वो नए समाज और नए युग निर्माण का जो संदेश है वह चारों ओर उल्लासपूर्वक बिखरा सकेंगे। जिसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है प्रेमी और प्रेमिका का, कि प्रेमिका के हाथों से प्रेमी में जिस प्रकार से नई शक्ति और स्फूर्ति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार जो है यहाँ पर भी नया युग और नया समाज जो है वो नई प्राण शक्ति से उद्वेलित होकर आगे बढ़ सकेगा। तो यहाँ पर इन्होंने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से क्रांति की भावना को जगाने वाले कवि हैं। कवि के रूप में इन्होंने अपने लोक कल्याणी भावों को विशेष महत्व दिया है और भारतीय दर्शन की समन्वयवादी विचारधारा के आधार पर कवि ने जीवन निर्माण में भौतिक और मानसिक संपदा के समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। तो यहाँ पर भाषा तो साहित्यिक खड़ी बोली ही है। अलंकार यहाँ पे पूरे काव्यांश में जो है यानी कि ऊपर से नीचे तक इनका जो काव्यांश है इसमें सांग रूपक है। पूरी जो कविता है इसमें सांग रूपक नामक अलंकार है और यमक और अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर इन्होंने इस प्रयोग किया है। तो ये आपकी कविता पूरी हो गई है। अगले लेक्चर में मिलेंगे अब नई कविता के साथ। थैंक यू।